गांव से शहर जब किसान मजदूर बन के आता है तो शहर को उसकी मजदूरी चाहिए तो होती है, पर उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और मकसद बस यही होता है कि कहीं वो शहरी ना हो जाए। लॉकडाउन जैसे कठिन समय में भी देखने को मिलता है कि अदानी जैसे पूंजीवाद अमीरी के सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं 80 करोड़ जन गरीबी रेखा की ओर पहुंच रहे हैं। जवान से अग्निवीर बनने तक का सफर और मजदूर से हिंदू मुसलमान होने तक का सफर। और ये जो तथाकथित धर्म और राष्ट्रवाद का अमृतकाल है, इसमें सिर्फ मजदूर ही नहीं नागरिक भी डूब रहा है और नागरिकता के साथ आने वाले अधिकार वो भी डूब रहे हैं। पर 2014 के बाद का काल, इसमें क्या खास है? इस काल में बेधड़क बेरोक निजीकरण, मोनोपोली कैपिटलिज्म और सामाजिक असुरक्षाएं इससे परिभाषित हुआ है। बैंक्स, रेलवेज, पीएसयूज, पोर्ट्स, यहां तक कि डिफेंस में भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन देखने को मिलता है। 8 घंटे की शिफ्ट तो फिर से एक सपना सा हो गया है। नई रिपोर्ट के अनुसार 80% से भी अधिक लोग 8 घंटे से ऊपर काम कर रहे हैं। ठेका प्रथा तो नियमित रूप से नॉर्म ही बन गया है। रमा सर का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा परिचय देने के लिए। समाजवादी समागम का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं इतने वरिष्ठ पैनलिस्ट्स के साथ अपनी बात रख पाऊं। तो बात जब मजदूर वर्ग की होती है तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक ये सवाल कहीं हाशिए पर धकेला हुआ नजर आता है। मजदूर वर्ग के अधिकारों की बात स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल के नेताओं के द्वारा उठाई गई। इससे पहले नरम दल तो मेहनतकश आबादी के सवाल को उठाना भी नहीं चाहते थे। समस्या की बात यह है कि आजादी की लड़ाई में, राजनीतिक संघर्ष में मजदूरों की पूरी भागीदारी ली गई, पर उन्हें पूंजीवाद के शोषण से कभी भी सच्ची आजादी न मिल सकी। फिर भी ट्रेड यूनियंस के सालों के संघर्ष से कई मजदूर हित श्रम कानून पाने की जीत तो मिली ही थी, पर आज एक बार फिर मजदूर हारा हुआ बेसहारा उसी प्री इंडिपेंडेंस वाले दौर के चौराहे पर खड़ा नजर आता है। रौलत एक्ट में नो दलील, नो अपील, नो वकील का जो अप्रसिद्ध नारा था, वो मौजूदा सरकार के द्वारा सिर्फ स्टेट रिप्रेशन के लिए ही नहीं, 44 श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर 4 लेबर कोड्स में भी गूंजता हुआ नजर आता है। जिन कानूनों के खिलाफ 1929 में भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब फेंका था, कुछ वैसे ही कानून मौजूदा सरकार के द्वारा पास किए गए हैं। फर्क यह है कि कम से कम उस दौर में बिल पर चर्चा चल रही थी। आजकल श्रम और कृषि कानून जैसे बिल्स बिना किसी पर्याप्त चर्चा के ही पारित कर दिए जाते हैं। क्या थे वो कानून? ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 के अनुसार हड़ताल को ही अवैध घोषित कर दिया गया और यदि हड़ताल में भाग लेना भी हो तो प्रत्येक श्रमिक को प्रशासन को 1 महीने का एडवांस नोटिस और इजाजत लेनी होगी। प्रावधान बिल्कुल ऐसे ही प्रावधान इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में भी मौजूद है। इतना ही नहीं, वर्तमान के इसी कोड के तहत यूनियन रजिस्टर करना, यूनियन को मान्यता प्राप्त कराना, यह भी लगभग असंभव बना दिया गया है। यदि मालिक किसी भी प्रकार की ज्यादती या गड़बड़ी करे, जैसे मजदूर का वेतन मार लेना, इन लेबर कोड्स के बाद से ये सब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बल्कि सिविल ऑफेंस के भीतर आएगा और सजा राशि भी बहुत कम कर दी गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इन 4 कोड से 95% असंगठित मजदूर और छोटे उद्योग बाहर छूट चुके हैं। जिन फैक्ट्रीज में 100 से अधिक मजदूरों को बेनिफिट्स और लाभ मिलने वाले थे, अब उस रेखा को बढ़ाकर 300 से अधिक मजदूरों वाली फैक्ट्री कर दिया गया। वहीं
उसी रेखा को बढ़ा दिया गया और वहीं फैक्ट्रीज पर ये लागू कर दिया गया। 10 से कम मजदूर वाले उद्योगों पर कानून लागू नहीं होंगे, अब ये भी आ गया। तो इस तरह इंक्लूजन नहीं, नए नए नियमों द्वारा एक्सक्लूजन के तरीके ढूंढे गए हैं। ऐसे कई बहाने दिए गए हैं जिससे मालिक बिना पेमेंट किए ओवरटाइम करा पाए या बोनस और वेतन काट पाए। 8 घंटे की शिफ्ट तो फिर से एक सपना सा हो गया है। नई रिपोर्ट के अनुसार 80% से भी अधिक लोग 8 घंटे से ऊपर काम कर रहे हैं। ठेका प्रथा तो नियमित रूप से नॉर्म ही बन गया है। मेरे अनुसार इन्हें लेबर कोड नहीं मालिक कोड कहा जाना चाहिए। और तो और यदि वही शहीद भगत सिंह इस तरह के कानूनों के खिलाफ विरोध में खड़े होते अगर आज, तो सरकार उन पे भी यूएपीए लगाकर उन्हें जेल में डाल देती। ब्रिटिश राज के समय से ही भारत की आर्थिक यात्रा का उल्लेख करें तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का मुख्य तत्व भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कीमत पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का दौर मुख्यतः राष्ट्रीयकरण का दौर कहलाया जा सकता है। 1991 में लाए गए एलपीजी रिफॉर्म्स वैश्वीकरण के साथ साथ वेलफेयर स्टेट के आइडिया को भी महत्व देते रहे थे। पर 2014 के बाद का काल, इसमें क्या खास है? इस काल में बेधड़क बेरोक निजीकरण, मोनोपोली कैपिटलिज्म और सामाजिक असुरक्षाएं इससे परिभाषित हुआ है। बैंक्स, रेलवेज, पीएसयू, स्पोर्ट्स, यहां तक कि डिफेंस में भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन देखने को मिलता है। स्थायी नौकरियों के बदले अप्रेंटिस या इंटर्न मॉडल शुरू कर दिया गया। वहीं अप्रेंटिस से न के बराबर वेतन में परमानेंट एम्प्लॉय वाले काम निकलवाए जाने लगे हैं। एक उदाहरण है 1971 रेलवे अप्रेंटिस एक्ट का, जिसके तहत इन अप्रेंटिसों को रेलवे में ट्रेनिंग के बाद तुरंत एब्जॉर्ब किया जाता था। 2014 में आते ही इस सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करके इसमें ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट का नियम लागू कर दिया। यानी ये जितने भी अप्रेंटिसेस थे अब ये बाय डिफॉल्ट बेरोजगार हो गए हैं और ये इस तरीके से ट्रेंड है कि ये रेलवे के अलावा और कहीं एम्प्लॉयबल भी नहीं है। ऑक्सफैम द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में एक औसत मजदूर साल भर में जितना कमाई करता है उससे ज्यादा तो किसी कंपनी का सीईओ 4 घंटे में कमा लेता है। महिला मजदूरों के हाल तो और भी बेहाल है। रिपोर्ट में ही बताया गया कि महिलाओं और बच्चे हर साल 4.6 लाख करोड़ घंटे बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। जिन्हें वेतन मिल भी रहा है उन्हें काम के अनुसार बहुत कम दिया जा रहा है। ऐसे में कम तनख्वाह और घर का काम उन्हें लेबर मार्केट से निकलने पर मजबूर कर रहा है, जो ऐतिहासिक स्तर पे गिरती फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से साफ नजर आता है। फिर घरेलू कामगार महिलाएं, होम बेस्ड वर्कर्स, सेक्स वर्कर्स, वेस्ट पिकर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ईंट भट्टा मजदूर, हालत सबकी खराब है। और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सबका स्तर एक ही लेवल पे आ चुका है। फैक्ट्रीज पे ताला लगने के कारण कई मजदूर और लाचार हो गए हैं। एक और खासियत है आज के दौर की, बात जब गरीब मजदूर किसान की होती है तो इनके मूलभूत अधिकारों को छीनकर खैरात में तब्दील कर दिया गया है। जैसे करोड़ों लोगों तक राशन पहुंचाने का एहसान जो ये सरकार जताती रहती है, वो दरअसल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत सरकार की लीगल ड्यूटी है। वो भी तब जब भारत में भूखमरी, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे आने वाली संख्या सब आंकड़े बद से बदतर हुए हैं। ये अलग बात है कि आंकड़ों को कैलकुलेट करने के पैमाने भी बदल दिए गए हैं। पहले गरीबी कैलोरी इनटेक से नापी जाती थी, आज घर में स्मार्टफोन है या नहीं या कितना डेटा कंज्यूम हुआ है इससे नापने की बातें चल रही हैं। ऐसे में ये सवाल सही लगता है, आटा बड़ा या डाटा। बहरहाल ये जो अधिकारों से खैरात तक का सफर है
ये एक बड़े डीपॉलिटिसाइजेशन या अराजनीतिकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये सफर है कलेक्टिव बार्गेनिंग से सोशल डायलॉग तक का, स्ट्रीट स्ट्रगल से सेमिनार्स का, सॉलिडारिटी से वॉलंटियरिज्म का, यूनियन से चैरिटी और चैरिटी से CSR का, लिविंग वेज से फ्लोर वेज से स्टारवेशन वेजेस का, लेबर इंस्पेक्टर से फैसिलिटेटर का, लेबर लॉयर से कॉर्पोरेट लॉयर का, ऐप वर्कर से डिलीवरी पार्टनर का, जवान से अग्निवीर बनने तक का सफर, और मजदूर से हिंदू मुसलमान होने तक का सफर। और ये जो तथाकथित धर्म और राष्ट्रवाद का अमृत काल है, इसमें सिर्फ मजदूर ही नहीं, नागरिक भी डूब रहा है, और नागरिकता के साथ आने वाले अधिकार वो भी डूब रहे हैं। और अब बचे हैं सिर्फ कर्तव्य। संवैधानिक मूल्यों का इरोजन किस प्रकार से हो रहा है, यहां माननीय पैनलिस्ट्स बहुत अच्छे से ये बात समझाएंगे ही, पर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में राइट टू स्लीप, प्राइवेसी, क्लीन एयर, हेल्थ, अपॉर्चुनिटी, 21A के तहत एजुकेशन, और सबसे जरूरी राइट टू डिग्निटी, इन सब का उल्लंघन अगर सही मायने में देखना हो तो वर्किंग क्लास में सबसे साफ तरीके से नजर आएगा। सत्ता में आने से पहले वादा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। असल में हुआ चंद पूंजीवादियों का साथ, उनका विकास और उन्हीं का ही विश्वास। लॉकडाउन जैसे कठिन समय में भी देखने को मिलता है कि अदानी जैसे पूंजीवाद अमीरी के सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं 80 करोड़ जन गरीबी रेखा की ओर पहुंच रहे हैं। तो सबका विकास, इसके नाम पर दरअसल क्या मिला? बढ़ता डॉलर, गिरता रुपया, गैस सिलेंडर के दाम से रुका उज्ज्वला का पहिया, पेट्रोल का दाम पहुंचा 100 के पार, महंगाई और बेरोजगारी की अब झेली ना जाए मार। लोकतंत्र भीड़ तंत्र में ही नहीं, दरअसल प्रचार तंत्र में बदल दिया गया है। विश्व गुरु तो हम सब ही बनना चाहते हैं, पर किन मायनों में? सच तो यह है कि श्रमिक वर्ग सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी की मार से ही त्रस्त नहीं है, वो बुनियादी रूप से शिकार है। किस चीज का शिकार है? वो मिडिल और अपर क्लास बायस या मध्यम और उच्च वर्ग मानसिकता का शिकार है। ऐसा क्लास बायस जो समाज के हर ढांचे, हर पहलू में नजर आता है, चाहे वो नीतियां हो, मीडिया हो, शहरी प्लानिंग हो, स्मार्ट सिटीज जैसी योजनाएं हो, या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज ही क्यों ना हो। हाल ही में भारत में हुए G20 समिट को ही ले लेते हैं। समिट की तैयारी में महीनों पहले से सड़कों का सौंदर्यकरण किया गया, गमले सजाए गए, पैदल चलने के लिए पेवमेंट्स बने, साइकिलिंग के लिए डेडिकेटेड लेन्स बनी, बहुत बढ़िया। पर वहीं स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालकों को गायब कर दिया गया। गरीबों की बस्तियों पर हरी चादर चढ़ाकर बड़ी बेशर्मी से उन्हें छिपा दिया गया। और इस संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी वो साझा करना चाहूंगी कि गांव से शहर जब किसान मजदूर बन के आता है तो शहर को उसकी मजदूरी चाहिए तो होती है, पर सवाल ये होता है कि उसे रखे कहां। गांव से शहर जब किसान मजदूर बन के आता है तो शहर को उसकी मजदूरी चाहिए तो होती है, पर चिंता ये होती है कि बस वो दिखे ना। गांव से शहर जब किसान मजदूर बन के आता है तो शहर को उसकी मजदूरी चाहिए तो होती है, पर उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, और मकसद बस यही होता है कि कहीं वो शहरी ना हो जाए। तात्पर्य यह है कि चाहे फैक्ट्री वर्कर का मालिक, मैनेजमेंट या ठेकेदार द्वारा शोषण हो, स्ट्रीट वेंडर या बस्ती निवासियों का जबरन विस्थापन हो, या खास धर्म के लघु उद्योगों के ऊपर बुलडोजर का कहर हो, या ऐप आधारित वर्करों का उनके अदृश्य डिजिटल बॉस द्वारा आईडी ब्लॉक हो, कहानी सब जगह एक ही है। शोषण करने वालों के चेहरे भले ही बदलते रहें, पर शोषित वर्ग एक ही रहता है। फार्मर सुसाइड का मुद्दा तो उठता रहता है,
भले ही किसानों को भी कोई राहत न मिली हो, पर प्रति वर्ष लाखों मजदूर जो अपनी जान ले रहे हैं, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? करोड़ों मजदूर की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ, हर आंकड़े दिल दहलाने वाली स्थिति दर्शाते हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी संस्था पैगाम, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और आईफैट नाम के यूनियन ने गिग वर्कर्स पे एक स्टडी की है जो दिसंबर में ऑफिशियली लॉन्च की जाएगी। उसमें उनकी कमाई, जो कि बहुत कम देखने को मिल रही है, और काम करने के घंटे जो कि औसतन 16 घंटे से भी अधिक पाए जा रहे हैं, जिसमें कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी पर्सन्स के ऊपर ये 12,000 वर्कर्स की स्टडी रही थी। छुट्टी की अगर हम बात करें तो वो हफ्ते में एक छुट्टी भी नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े नजर आते हैं। इसके अलावा उन वर्कर्स के खिलाफ हिंसा के हाथ से, कंपनियों की तरफ से डेटा डिलीट करना और उनकी गरिमा पर ही जिस तरीके से वार हो रहे हैं, उसमें बहुत दिल दहलाने वाले ट्रेंड्स मिले हैं। सिर्फ 1% ऐसे ऐप आधारित मजदूर मिले जिन्होंने शारीरिक और मानसिक समस्या नहीं रिपोर्ट की, तो उनकी सुनवाई नहीं है। कस्टमर की एक कंप्लेंट से आईडी ब्लॉक किया जा रहा है, उन्हें फायर किया जा रहा है। तो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसमें हम समझते हैं कि बहुत फेयर होगा, बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, वहां पर भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। जिस प्रकार से ऐतिहासिक किसान आंदोलन 3 कृषि विरोधी कानूनों को वापस करवाने में बेहद सफल हुआ है, उसी प्रकार आज फिर वर्किंग क्लास मूवमेंट को उठाने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सड़कें खाली हो तो संसद आवारा हो जाता है। आज फिर स्वतंत्रता आंदोलन की तरह सड़कों पे आना होगा। आर्थिक और सामाजिक संघर्षों को सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों से जोड़ना होगा। छात्र, शिक्षक, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, मध्यम वर्ग, बचा कुचा संगठित वर्ग, असंगठित मजदूर वर्ग, सभी को साथ में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब जब शासक ही शोषक बन जाए, उसे पहचान कर बेनकाब करना होगा और गद्दी से हटाना होगा। भारत के 50 करोड़ से अधिक श्रमिक जब आवाज उठाएंगे तो कोई पूंजी, कोई राजा, कोई तानाशाह, कोई ताकत इन्हें रोक नहीं पाएगी। अंत में 2 पंक्तियों से मैं अंत करना चाहूंगी। मजदूर हूं मैं, मजबूर नहीं, नाइंसाफी मुझे अब मंजूर नहीं, जुल्म सहना कोई दस्तूर नहीं, इनकलाब अब दूर नहीं, इनकलाब अब दूर नहीं। धन्यवाद।